हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 7 तक 142 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 7 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 8 में हम 143 से लेकर 159 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन 143 से लेकर 146 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। बार डायग्राम में दिए गए आंकड़े किसी कॉलेज में बीएससी ऑनर्स प्रथम वर्ष की कक्षाओं में 320 छात्रों के 5 विषयों में विभागवार प्रवेश से संबंधित हैं। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे हमें ये एक बार डायग्राम दिया गया है जिसमें व्हाइट कलर शो कर रहा है मेल स्टूडेंट को और ब्लैक कलर शो कर रहा है फीमेल स्टूडेंट को। नीचे हमें 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन 143 में हमसे पूछा गया है, गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या की तुलना में गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले पुरुष छात्राओं की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाली कितनी महिला छात्र हैं उनकी संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें 20 महिलाएं हैं और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें 34 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाली महिला छात्राओं की कुल संख्या आ जाएगी 20 + 34 यानी कि 54 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन महिलाओं की तुलना हमें गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले पुरुष छात्रों से करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले पुरुषों की कुल संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम गणित की बात करें तो गणित में प्रवेश ले रहे हैं 30 पुरुष, और अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें यानी कि इकोनॉमिक्स की तो उसमें प्रवेश ले रहे हैं 32 पुरुष। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए पुरुषों की संख्या आ जाएगी 30 + 32 यानी कि 62 के बराबर। अब देखिए महिलाएं हैं 54 के बराबर और पुरुष है 62 के बराबर। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या 8 अधिक है। अब ये जो अधिक संख्या है हम इसका निकाल देते हैं प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने पुरुष अधिक है 8, तो 8 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे महिलाओं की संख्या से क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है महिलाओं से, तो डिवाइड कर देंगे 54 से, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसका प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 14.8% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, महिला छात्राओं को अन्य विषयों की तुलना में किस विषय में कठिनाई हो रही है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ में जिस विषय में सबसे कम महिलाएं होंगी वही विषय ऐसा होगा जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा कठिनाई हो रही होगी, क्योंकि अगर कठिनाई होगी तो उसमें कम प्रवेश लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा सब्जेक्ट फाइंड करेंगे जिसमें महिलाओं की संख्या कम है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पांचों विषयों को देखेंगे तो उसमें स्टेटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी ऐसा विषय है जिसमें सबसे कम महिलाएं हैं। यहाँ पर महिलाओं की संख्या है 16 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा विषय हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145, पुरुष छात्रों और महिला छात्राओं के बीच विषय के चुनाव में अंतर किस विषय में अधिकतम है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम ग्राफ को देखेंगे। यहाँ पर देखिए जब आप ग्राफ को देखेंगे तो आपको केवल दो विषय ही ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी, पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। अब देखिए अगर हम केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स में पुरुष छात्रों की संख्या है 62 के बराबर और महिला छात्राओं की संख्या है 26 के बराबर। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में पुरुष छात्रों की संख्या है 61 के बराबर और महिला छात्राओं की संख्या है 24 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में जो पुरुष और महिलाएं हैं इनमें एक एक की वृद्धि कर लेते हैं। एक एक की वृद्धि करने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो पुरुष छात्र हैं उनकी संख्या है 61, तो ये हो जाएगी 62 के बराबर। अब देखिए जब ये संख्या 62 के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो पुरुषों की संख्या है ये बराबर हो जाएगी। तो अब जो हमारा अंतर होगा वो महिलाओं की संख्या पर डिपेंड करेगा। महिलाओं की संख्या पर डिपेंड कैसे करेगा इसको भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर पुरुष छात्रों की संख्या है 62 के बराबर।
अब मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में महिलाओं की संख्या हो जाए 60 के बराबर, तो अंतर कितने का आएगा? अंतर आएगा 2 के बराबर। अब मान लीजिए पुरुषों की संख्या तो है 62 के बराबर और महिलाएं रह जाएं केवल 2, तो अंतर कितने का आएगा? अंतर आ जाएगा 60 का। तो महिलाओं की संख्या जितनी कम होगी अंतर उतना ही ज्यादा होगा। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में महिलाओं की संख्या कम है। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स में तो 26 महिलाएं हैं, और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमें एक महिला बढ़ानी है, क्योंकि हमने पुरुष भी एक बढ़ाया है। तो केमिस्ट्री में हो जाएंगी 25 महिलाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में महिलाओं की संख्या कम है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा आएगा जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच का जो अंतर है वो अधिकतम है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 146, पुरुष छात्रों एवं महिला छात्राओं की संख्या में अंतर किस विषय में न्यूनतम है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए भी हम ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ में देखिए अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे यानी कि सांख्यिकी को देखेंगे, तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या है 15 के बराबर और महिलाओं की संख्या है 16 के बराबर। तो यहाँ पर जो अंतर है वो अंतर 1 के बराबर है, जो कि न्यूनतम है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे क्वेश्चन 147 से लेकर 150 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे हमें एक ग्राफ दिया गया है जिसमें 4 कंपनियों ए बी सी डी के द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन को दर्शाया गया है। यहाँ पर वर्ष 2010 के उत्पादन को दर्शाया गया है ब्लैक कलर से, 2013 के उत्पादन को दर्शाया गया है ग्रे कलर से, और 2012 के उत्पादन को दर्शाया गया है व्हाइट कलर से। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर 2013 को पहले लिया गया है और 2012 को बाद में लिया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 147 में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कंपनी ने 3 वर्षों में सबसे ज्यादा औसत उत्पादन किया है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सभी कंपनियों के 3 वर्षों का औसत उत्पादन निकालना है, यानी कि सभी कंपनियों का कुल उत्पादन निकाल करके उसे 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष है। अब देखिए जब हमें सभी कंपनियों के कुल उत्पादन को 3 से ही डिवाइड करना है, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वह संख्या सभी के लिए सेम है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एवरेज आएगा वो कुल उत्पादन पर डिपेंड करेगा, यानी कि जिसका कुल उत्पादन ज्यादा होगा उसका एवरेज भी ज्यादा आएगा, और जिसका कुल उत्पादन कम होगा उसका एवरेज भी कम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, औसत ना निकाल करके केवल ये देख लेते हैं कि किसका कुल उत्पादन ज्यादा है। जिसका कुल उत्पादन सबसे ज्यादा होगा उसका औसत भी सबसे ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कुल उत्पादन। यहाँ पर देखिए अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कंपनी ए और कंपनी सी ऐसी हैं जिनका उत्पादन बी और डी से कम है। तो यहाँ पर हम ए और सी को इजीली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बी और डी के बीच में है। तो हम क्या करते हैं, केवल बी और डी के कुल उत्पादन को निकाल लेते हैं। बी की अगर हम बात करें तो इसने 2010 में प्रोड्यूस किए हैं 40 पुर्जे, 2013 में प्रोड्यूस किए हैं 30 पुर्जे, और 2012 में प्रोड्यूस किए हैं 50 पुर्जे। तो यहाँ पर देखिए बी का कुल उत्पादन आ जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 50, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 120 के बराबर। अब हम देखते हैं कंपनी डी। कंपनी डी ने 2010 में प्रोड्यूस किए हैं 60 पुर्जे, 2013 में प्रोड्यूस किए हैं 30 पुर्जे, और 2012 में प्रोड्यूस किए हैं 40 पुर्जे। तो यहाँ पर डी का कुल उत्पादन आ जाएगा 60 प्लस 30 प्लस 40, इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 130 के बराबर। तो यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कि डी का जो उत्पादन है वह सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर डी का उत्पादन सबसे ज्यादा है तो उसका औसत भी सबसे ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगी हमारी कंपनी डी, और यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 148, वर्ष 2010 में कंपनी ए और डी का कुल उत्पादन वर्ष 2012 में चारों कंपनियों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है वर्ष 2010 में कंपनी ए और डी का कुल उत्पादन। यहाँ पर हमें ए और डी का कुल उत्पादन लेना है, तो हम पहले ए और डी का कुल उत्पादन निकाल लेते हैं। अगर हम वर्ष 2010 की बात करें तो ए ने प्रोड्यूस किए हैं 20 पुर्जे और डी ने प्रोड्यूस किए हैं 60 पुर्जे। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2010 में ए और डी का कुल उत्पादन आ जाएगा 20 प्लस 60 यानी कि 80 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वर्ष 2012 में चारों कंपनियों के कुल उत्पादन का। अब हम क्या करते हैं, वर्ष 2012 में चारों कंपनियों का कुल उत्पादन निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्ष 2012 में ए ने प्रोड्यूस किए हैं 20 पुर्जे, बी ने प्रोड्यूस किए हैं 50 पुर्जे, सी ने प्रोड्यूस किए हैं 20 पुर्जे, और डी ने प्रोड्यूस किए हैं 40 पुर्जे। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2012 में चारों कंपनियों का कुल उत्पादन आ जाएगा 20 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 40, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 130 के बराबर।
अब देखिए हमें ये बताना है कि ए और डी का कुल उत्पादन 2012 में चारों कंपनियों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। यानी कि हमें सिंपली ये अब ये बताना है कि 80 130 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा 80 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा 130, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 61.5% के बराबर। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी है 61%। यहाँ पर 62% ऑप्शन नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हम 61.5% को ले लेंगे 61% के बराबर, और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 149। वर्ष 2010 से 2012 तक कंपनी डी की उत्पादन में गिरावट कितने प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए कंपनी डी की बात हो रही है। अगर आप कंपनी डी को ग्राफ में देखेंगे तो कंपनी डी का वर्ष 2010 में उत्पादन है 60 के बराबर और 2012 में उत्पादन है 40 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 20 की गिरावट हुई है। अब ये जो 20 की गिरावट है ये हमें प्रतिशत में बतानी है। तो देखिए गिरावट प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने की गिरावट हुई है, 20 की गिरावट हुई है तो 20 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे पहले वाले ईयर से। यहाँ पर पहला वाला ईयर है 2010 का, 2010 में उत्पादन है 60 के बराबर, तो डिवाइड में आएगा 60, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 33.3%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150। 3 वर्षों में कंपनी बी और कंपनी सी के औसत उत्पादन के बीच का अनुपात क्या है। यहाँ पर देखिए हमें कंपनी बी और कंपनी सी के औसत उत्पादन के बीच का अनुपात बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर कंपनी बी और कंपनी सी का कुल उत्पादन निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम पहले बात करें कंपनी बी की, कंपनी बी ने वर्ष 2010 में प्रोड्यूस किए हैं 40 पुर्जे, 2013 में प्रोड्यूस किए हैं 30 पुर्जे और 2012 में प्रोड्यूस किए हैं 50 पुर्जे। तो यहाँ पर बी का कुल उत्पादन आ जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 50, इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 के बराबर। अब हम देखते हैं कंपनी सी। कंपनी सी ने वर्ष 2010 में प्रोड्यूस किए हैं 20 पुर्जे, वर्ष 2013 में प्रोड्यूस किए हैं 40 पुर्जे और वर्ष 2012 में प्रोड्यूस किए हैं 20 पुर्जे। तो यहाँ पर देखिए सी का कुल उत्पादन आ जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 20, इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है औसत उत्पादन के बीच का अनुपात। अब देखिए अगर हम बी का औसत उत्पादन निकालेंगे तो हमें 120 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 साल का उत्पादन है। इसी तरह से अगर हम सी का औसत उत्पादन निकालेंगे तो हमें 80 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हमें दोनों को ही 3 से डिवाइड करना है और फिर उनका अनुपात निकालना है तो यहाँ पर इस 3 की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि 3 से 3 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को 3 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर कुल उत्पादन का ही अनुपात निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 120 अनुपात 80। इसको जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 3 अनुपात 2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन 151, 152 और 153 के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। एक फर्म की उत्पादन लागत का विभिन्न मदों में वितरण पाई आरेख में दर्शाया गया है। फर्म की कुल उत्पादन लागत 720 लाख है। नीचे देखिए हमको ए के आगे दिया गया है कि ए है कच्चे माल की लागत, और अगर आप नीचे ए का एंगल देखेंगे तो वो है 90 डिग्री के बराबर। इसी तरह से बी हमको दिया गया है पैकिंग सामग्री की लागत और बी का एंगल है 100 डिग्री। सी हमको दिया गया है श्रम की लागत और सी का एंगल है 50 डिग्री। और डी हमको दिया गया है मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि रख रखाव की लागत और डी का एंगल है 120 डिग्री। अब इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमसे 151 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है रखरखाव की लागत व कच्चे माल की लागत के बीच अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे रखरखाव की लागत व कच्चे माल की लागत के बीच का अंतर पूछा है। रखरखाव की लागत हमको दी गई है डी के अंतर्गत और कच्चे माल की लागत हमको दी गई है ए के अंतर्गत। तो हमें यहाँ पर बेसिकली डी माइनस ए करना है। डी का एंगल है हमारे पास 120 डिग्री और ए का एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डी माइनस ए आ जाएगा 120 माइनस 90 यानी कि 30 डिग्री के बराबर। अब देखिए जो 30 डिग्री है ये हमको रुपए में कन्वर्ट करके बताना है। हमारे पास जो टोटल रुपया है वो है 720 लाख, और हमें पता है एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर 360 डिग्री की वैल्यू हमको दी गई है 720 लाख। अब हमें 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो देखिए डी माइनस ए का जो अंतर है ये अंतर बराबर हो जाएगा, टोटल कितना रुपया है 720 लाख, तो 720 की गुणा कर देंगे 30 डिग्री से और डिवाइड कर देंगे 360 से। तो हमारे पास आ जाएगा 720 गुणा 30 बटे 360। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 लाख।
तो यहाँ पर रखरखाव की लागत व कच्चे माल की लागत के बीच अंतर आ जाएगा 60 लाख। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 152, पैकिंग सामग्रियों और श्रम की सम्मिलित लागत कितनी है? ये भी देखिए सेम तरह का ही क्वेश्चन है। इस बार हमें पैकिंग सामग्री और श्रम की सम्मिलित लागत बतानी है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को ऐड करना है। पैकिंग सामग्री की बात करें तो ये हमको बी के अंतर्गत दिया गया है, और श्रम की बात करें तो ये हमको सी के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर हमें बी और सी को ऐड करना है। बी का एंगल है 100 डिग्री और सी का एंगल है 50 डिग्री। तो देखिए बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 100 प्लस 50 यानी कि 150 डिग्री। अब ये जो डिग्री में है ये हमको रुपए में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बी प्लस सी की जो लागत है ये लागत बराबर हो जाएगी, टोटल रुपए है 720 लाख, तो 720 गुणा कर देंगे 150 से और डिवाइड कर देंगे 360 से। 360 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं 360 से। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 300 लाख के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 153, उत्पादन लागत 10% बढ़ जाने पर नई पैकिंग लागत कितनी होगी? यहाँ पर देखिए हमें पैकिंग की जो उत्पादन लागत है उसमें 10% की वृद्धि करनी है। तो हम यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि पैकिंग पर अभी कितना रुपया खर्च हो रहा है। अभी देखिए अगर हम पैकिंग की बात करें तो वो हमको दिया गया है बी के अंतर्गत। बी का एंगल है 100 डिग्री के बराबर। तो हम इस 100 डिग्री को पहले रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए बी बराबर हो जाएगा, टोटल रुपए है 720 लाख, तो 720 गुणा कर देंगे 100 डिग्री से, डिवाइड में आ जाएगा 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 200 लाख के बराबर। अब देखिए हमें इसमें करनी है 10% की वृद्धि। अब देखिए आप 200 लाख का 10% आराम से निकाल लेंगे, हमें एक जीरो हटाना है। तो हमारे पास 10% आ जाएगा 20 लाख के बराबर। अब देखिए हमें 10% की वृद्धि करनी है तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 200 लाख प्लस 20 लाख, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220 लाख। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन 154 से लेकर 156 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में भारत के द्वारा 2014 में 10 देशों में निर्यात किए गए ऑटोमोबाइल्स को दर्शाया गया है। 10 देशों ने भारत के कुल निर्यात का 47.8% आयात किया। नीचे दिए गए चार्ट पर विचार करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए निर्देश में आपको दो शब्द मिले होंगे, आयात और निर्यात। आप इनको पहले समझ लीजिए। देखिए हम पहले बात करते हैं निर्यात की। तो देखिए निर्यात क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश को कोई सामान बेचता है। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत अमेरिका को अगर चीनी बेचता है तो भारत चीनी का निर्यात कर रहा है। किसे कर रहा है? अमेरिका को कर रहा है। तो निर्यात का मतलब होता है किसी सामान को एक देश के द्वारा दूसरे देश को बेचना। अब अगर हम बात करें आयात की, तो देखिए अगर निर्यात बेचना है तो आयात होता है खरीदना या उसको मंगवाना। तो जैसे मान लीजिए भारत है, भारत अगर अमेरिका से मान लीजिए चावल मंगवा रहा है तो भारत चावल का आयात कर रहा है। तो निर्यात का मतलब होता है एक देश के द्वारा दूसरे देश को सामान बेचना, और आयात का मतलब होता है एक देश के द्वारा दूसरे देश के सामान को खरीदना। अगर आप इसको सिंपली एक एक वर्ड में याद रखेंगे तो आयात का मतलब होता है मंगवाना और निर्यात का मतलब होता है भेजना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप निर्देश में दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है 10 देशों ने भारत के कुल निर्यात का 47.8% आयात किया। इसका मतलब ये है कि भारत ने जितना भी सामान दूसरे देशों को बेचा तो वह भारत का 100% निर्यात कहलाएगा। उसमें से 47.8% जो है वो इन देशों ने मंगवाया है। अब अगर इन देशों ने मंगवाया है तो इन देशों के लिए वह आयात कहलाएगा। तो यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब है। अब देखिए अगर आप नीचे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रत्येक देश के नीचे दो वैल्यूज देखने को मिलेंगी। एक है मिलियन डॉलर में और एक है प्रतिशत में। अब देखिए जो वैल्यूज प्रतिशत में है इसके बारे में तो हमसे निर्देश में बता दिया गया है कि ये जो 10 देश हैं ये भारत का 47.8% आयात करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत के बारे में तो हमसे बता दिया गया है, लेकिन इस मिलियन डॉलर के बारे में बताया गया नहीं है। तो हम ये जो मिलियन डॉलर है इसको भी निर्यात ही कंसिडर करेंगे। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 154 में हमसे पूछा गया है कौन सा देश भारत से ऑटोमोबाइल का पांचवा सबसे बड़ा आयातक देश है। यहाँ पर देखिए हमसे पांचवा सबसे बड़ा आयातक देश पूछा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़े आयातक देश से सबसे छोटे आयातक देश की तरफ बढ़ते हुए एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें देखते हैं पांचवा नंबर किसका है।
यहाँ पर देखिए अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहला आएगा यूनाइटेड स्टेट्स, उसका प्रतिशत है 8.40%। इसके बाद आ जाएगा मैक्सिको, उसका परसेंटेज है 6.90%। उसके बाद आ जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को यहाँ पर मैंने SA लिखा है, यहाँ पर ये आ जाएगा 6.10%। इसके बाद आ जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इसका परसेंटेज आएगा 4.40%। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो देश आ जाएंगे, बांग्लादेश और श्रीलंका। इन दोनों की ही जो परसेंटेज है वो बराबर है, यहाँ पर दोनों की ही परसेंटेज है 4.10%। अब देखिए अगर इनकी परसेंटेज वैल्यू बराबर है तो अब हम इनकी मिलियन डॉलर में वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश की मिलियन डॉलर में वैल्यू है 592.1 मिलियन और श्रीलंका की वैल्यू है 596.9 मिलियन। तो यहाँ पर श्रीलंका की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम पांचवें नंबर पर प्रेफरेंस दे देंगे श्रीलंका को। तो यहाँ पर पांचवें नंबर पर आ जाएगा श्रीलंका, 4.10% इसकी परसेंटेज वैल्यू है और मिलियन डॉलर में आ जाएगा 596.9। तो यहाँ पर देखिए पांचवें नंबर का सबसे बड़ा आयातक देश श्रीलंका है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 155, यूएई, बांग्लादेश और श्रीलंका का औसत निर्यात कितना है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें यूएई, बांग्लादेश और श्रीलंका का औसत निर्यात बताना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों के निर्यात को जोड़ करके उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए औसत निर्यात बराबर आ जाएगा, यूएई का निर्यात है 433.6 मिलियन डॉलर का, बांग्लादेश का निर्यात है 592.1 मिलियन डॉलर का और श्रीलंका का निर्यात है 596.9 मिलियन डॉलर का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 433.6 प्लस 592.1 प्लस 596.9, इन तीनों को डिवाइड कर देंगे 3 से। यहाँ पर जब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1622.6, इसे हमें डिवाइड करना है 3 से। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 540.8 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 156, संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया गया ऑटोमोबाइल मोटे तौर पर किन दो देशों के संयुक्त निर्यात के बराबर है? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात, संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात की बात करें तो यहाँ पर उसका प्रतिशत है 8.40%। अब हमें यह बताना है कि ये किन दो देशों के संयुक्त निर्यात के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन है श्रीलंका और तुर्की। श्रीलंका का निर्यात है 4.10% के बराबर और तुर्की का निर्यात है 4% के बराबर। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.10%। अब देखिए 8.10% 8.40% के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है श्रीलंका, बांग्लादेश। श्रीलंका का अगर हम निर्यात देखें तो वह है 4.10% और बांग्लादेश का निर्यात देखें तो वह भी 4.10% के बराबर है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.20%। अब देखिए 8.20% 8.40% के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है मैक्सिको, यूएई। मैक्सिको का निर्यात है 6.90% के बराबर और यूएई का निर्यात है 3% के बराबर। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.90%। तो यहाँ पर देखिए ये भी 8.40% के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। इसमें हमसे कहा गया है यूनाइटेड किंगडम और तुर्की। यूनाइटेड किंगडम का प्रतिशत है 4.4% और तुर्की का प्रतिशत है 4%। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.40%। तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम और तुर्की का जो संयुक्त निर्यात है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात के बराबर है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन 157 से लेकर 159 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए रेखा चित्र पर विचार करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे देखिए हमें पेट्रोल और डीजल का अलग अलग वर्षों में औसत मूल्य दिया गया है। पेट्रोल को मूल्य को यहाँ पर व्हाइट कलर से दिखाया गया है और डीजल के मूल्य को यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखाया गया है। अब इसके बेस पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 157 में हमसे पूछा गया है 2004 और 2014 में पेट्रोल के औसत मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत का अंतर है। यहाँ पर देखिए पेट्रोल की बात हो रही है। अगर हम वर्ष 2014 में पेट्रोल की वैल्यू देखें तो वह है 73.70 रुपए के बराबर और अगर हम 2004 में देखें तो पेट्रोल की वैल्यू है 36.49 के बराबर।
तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहले अंतर निकालें तो अंतर बराबर हो जाएगा 73.70 माइनस 36.49। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 37.21 रुपए के बराबर। अब देखिए ये जो अंतर है ये हमें प्रतिशत में बताना है, तो हम इसे प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा, अंतर कितना आया है 37.21 का, तो 37.21 आ जाएगा ऊपर। डिवाइड करेंगे इसको पहले वाले वैल्यू से, तो देखिए पहले वाले ईयर की जो वैल्यू है वो है 36.49। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे 36.49 से और गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 102% के बराबर। अब यहाँ पर ये 102% कैसे आया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो अंतर आया है 37.21 का, हमने इसे डिवाइड किया है 36.49 से। अब मान लीजिए ऊपर की जो वैल्यू है 37.21, अगर ये 36.49 ही होती तो हमारे पास प्रतिशत कितना था, हमारे पास प्रतिशत आया था 100% के बराबर। अब ऊपर की जो वैल्यू है ये 36.49 ना होकर के उससे थोड़ी सी ज्यादा है। तो अब अगर हम ये देखें कि ये कितनी ज्यादा है, तो देखिए हम क्या करेंगे, नीचे की जो वैल्यू है 36.49, हम इसे थोड़ी सी वृद्धि करके कर लेते हैं 36.50। और ऊपर की जो वैल्यू है 37.21, इसमें थोड़ी सी कमी करके इसको कर लेते हैं 37.20। अब देखिए अगर हम 37.20 में से 36.50 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.70। अब देखिए हमारे पास जो अंतर आया है वो 0.70 का है, लेकिन ऊपर की वैल्यू में हमने एक की कमी की थी और नीचे वाली में वृद्धि की थी। तो यहाँ पर दो का अंतर और आ जाएगा, तो यहाँ पर हम दो और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो वास्तविक अंतर आएगा वो 0.72 के बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने जो डिवाइड किया है वो 36.49 से किया है, तो यहाँ पर 100% जो वैल्यू है वो 36.49 के बराबर है। क्योंकि अगर मान लीजिए 37.21 की जगह 36.49 ही होता तो यहाँ पर ये पूरा पूरा कट हो जाता, तो 100% वैल्यू ही आती। तो 36.49 जो है ये 100% के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हम 100% बराबर ले लेते हैं 36.49 के। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 0.3649। यहाँ पर हमने केवल दशमलव को 2 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। अब देखिए ये आई है हमारे पास 1% की वैल्यू। यहाँ से अगर हम 2% की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसका 2 गुना कर देंगे, तो देखिए 2% बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हम दशमलव के बाद केवल अगर 2 अंक लें तो 36 का 2 गुना हो जाएगा 72। अब देखिए हमारे पास ऊपर 37.21 और 36.49 का जो अंतर है वो भी 0.72 के बराबर ही है। और यहाँ पर 72 की वैल्यू आई है 2% के बराबर। तो यहाँ पर हम 100 में 2 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 102% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 158, किस वर्ष में पेट्रोल और डीजल के औसत मूल्य के बीच अंतर न्यूनतम है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पेट्रोल और डीजल के बीच न्यूनतम अंतर को बताना है। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होंगे वहीं पर अंतर सबसे न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप सबसे आखिरी में देखेंगे जनवरी 2014 में, तो यहाँ पर अंतर न्यूनतम है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149, 2006 से 2012 के बीच डीजल का औसत मूल्य कितना है। ये देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से सॉल्व करिए। यहाँ पर हमें 2006 से 2012 के बीच डीजल का औसत मूल्य बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले सभी मूल्य को ऐड कर लेते हैं। 2006 की हम बात करें तो देखिए डीजल का मूल्य है 33.65 के बराबर। 2007 की बात करें तो डीजल का मूल्य है 32.85। इसी तरह से 2008 की वैल्यू आ जाएगी 34.04 के बराबर। 2009 की वैल्यू आ जाएगी 32.76 के बराबर। 2010 की वैल्यू आ जाएगी 38.51 के बराबर। 2011 की वैल्यू आ जाएगी 40.01 के बराबर। और 2012 की वैल्यू आ जाएगी 43.47 के बराबर। अब देखिए अगर हमें औसत निकालना है तो इन सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सभी वैल्यूज हैं ये 7 वर्षों की हैं, तो यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले इन सभी को ऐड कर लेते हैं। सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 255.29। अब देखिए हम निकालते हैं औसत। तो औसत बराबर हो जाएगा 255.29 डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.47। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा।
इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।